इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैथार्टिक। इससे पहले हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर 3 वीडियोस को अपलोड किया था। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का 4th टॉपिक है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए। पहला वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट इसको देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट एंड एसिडिफाइंग एजेंट। इस चीज़ को फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो के अंदर एंटा एसिड है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड है, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटा एसिड है और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड और इससे रिलेटेड ड्रग्स हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद थर्ड वीडियो के अंदर हमने प्रोटेक्टिव्स एंड एड्जॉर्बेंट और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स को, ड्रग को हमने डिस्कस किया। ये 4th वीडियो है जिसमें हम कैथार्टिक या सलाइन कैथार्टिक ये टॉपिक हम कवर करेंगे। कैथार्टिक ये वर्ड है, हम देखें इससे पहले भी हमने बताया था कि कोई अगर फूड लेता है और फूड अगर सॉलिड फॉर्म में होता है या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये स्टमक में जाने के बाद ये डिसइंटीग्रेट होता है और डिसइंटीग्रेट होने के बाद में सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी वो डिज़ोल्व होता है। और जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो फिर वहाँ से इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो न्यूट्रिएंट जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और जो एक्सेस क्वांटिटी में जो मटेरियल होता है वो कंसिडर होता है एज ए वेस्ट मटेरियल और बॉडी ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करती है। नेचुरल सिस्टम बॉडी का रहता है कि बॉडी के अंदर ये सिस्टम होता है कि जो एक्सेस क्वांटिटी में फूड होता है और जो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता बॉडी उसको एक्सपेल कर देती है, बॉडी से वो रिमूव हो जाता है। इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यूट्रिएंट्स हमको बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है वही न्यूट्रिएंट्स बॉडी से एब्जॉर्ब होते हैं और एक्सेस क्वांटिटी में जो मटेरियल होता है नेचुरल सिस्टम ऐसा होता है कि बॉडी इसको बॉडी से रिमूव कर देती है, एक्सपेल कर देती है। यहाँ पर ये कैथार्टिक वर्ड है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद इंटेस्टाइन के अंदर एक मूवमेंट डेवलप होता है। इंटेस्टाइन के अंदर एक मूवमेंट डेवलप होता है और वो मूवमेंट डेवलप होने के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, यानी इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है उसके कुछ कॉजेज़ हैं। सबसे मेन कॉज तो ये है कि किसी की एक हैबिट होती है कि मॉर्निंग में जब मॉर्निंग होती है और टी लेने के बाद में, चाय पीने के बाद में कुछ फीलिंग्स आती है, वो फीलिंग्स के बाद में आदमी उस फिर जाकर वॉशरूम में फ़्रेश हो जाता है। तो ये एक नेचुरल सिस्टम है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट डेवलप होते हैं। उस मूवमेंट की वजह से कुछ फीलिंग्स आती है। वो फीलिंग ऐसी होती है कि बॉडी अपने वेस्ट मटेरियल को, जो एक्सेस क्वांटिटी में मटेरियल हमने फूड मटेरियल दिया, बॉडी उसको रिमूव करना चाहती है। अगर वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं हुआ, जो एक्सेस क्वांटिटी में मटेरियल है वो रिमूव नहीं हुआ, तो अगर वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर वैसी स्टेबल फॉर्म में रहा और बॉडी से रिमूव नहीं हुआ तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर इन्फेक्शन डेवलप हो जाते हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम, गैसेस के प्रॉब्लम होते हैं, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। जब तक कि इंटेस्टाइन क्लियर नहीं होती है तो डिफरेंट प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये नेचुरल सिस्टम होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है और इसके साथ साथ ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे वेस्ट मटेरियल है, बॉडी से रिमूव होते हैं और इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन हो जाती है। ये नेचुरल सिस्टम है। अगर इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव नहीं हो रहा है और वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सपेल नहीं हो रहा है और जो नेचुरल सिस्टम है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ गया और इंटेस्टाइन में पर्टिकुलर टाइम के बाद मूवमेंट डेवलप नहीं हो रहा, वो मूवमेंट जो है इंटेस्टाइन में
वो भी एक रीज़न है कि क्यों डेवलप नहीं हो रहा। या तो ऑर्गेनिजम्स का इफ़ेक्ट हो गया, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के इफ़ेक्ट की वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट डिस्टर्ब हो गया, और या फिर जो वाटर की क्वांटिटी जो है वेस्ट मटेरियल के साथ में होना चाहिए, फीकल मैटर के साथ में होना चाहिए, स्टूल के साथ में होना चाहिए वाटर की क्वांटिटी, वो वाटर की क्वांटिटी इंटेस्टाइन में नहीं है, तो स्टूल जो है या वेस्ट मटेरियल वो हार्ड हो जाता है, वो वेस्ट मटेरियल हार्ड हो जाता है, तो इजीली वो इंटेस्टाइन से रिमूव नहीं होता। वेस्ट मटेरियल जो है, जिसको स्टूल बोलते हैं और वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, फीकल मैटर बोलते हैं, वो हार्ड हो जाता है और वो इंटेस्टाइन से रिमूव नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम कैथार्टिक को यूज़ करके इंटेस्टाइन से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। और जो ख़ास मूवमेंट जो डेवलप होता है इंटेस्टाइन में, मैंने एक रीज़न उसका ये बताया कि पर्टिकुलर टाइम के बाद में हर एक पर्सन टू पर्सन उसकी हैबिट होती है, उसके बाद इंटेस्टाइन में मूवमेंट होता है। वो मूवमेंट जो है इस वजह से होता है कि वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव, ये नेचुरल सिस्टम है कि रिमूव होता है उसके बाद में। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी वेस्ट मटेरियल का बल्क फॉर्म हो जाता है, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर्म हो जाता है, तो इंटेस्टाइन में वो मूवमेंट डेवलप होता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जैसे पेरिस्टालसिस जिसको बोल सकते हैं, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, अगर हम देखें कि ये मूवमेंट कैसा होता है, ये मूवमेंट के लिए एग्जांपल, बहुत इजीली एग्जांपल देखते हैं। कोई स्प्रिंग अगर है, शॉकअप के अंदर स्प्रिंग होते हैं, कोई दूसरे स्प्रिंग होते हैं, अगर हम स्प्रिंग को ऐसा प्रेस किया, हमने स्प्रिंग को ऐसा प्रेस किया, तो स्प्रिंग जो है वो प्रेस होने, सिंपल वे में उसको प्रेस नहीं कर सकते। स्प्रिंग को अगर प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग ऐसा प्रेस होगा, इस तरीक़े से प्रेस होगा, और स्प्रिंग के अंदर जो इस तरीक़े से मूवमेंट होगा। तो ये जो मूवमेंट है, जो स्प्रिंग के जैसा मूवमेंट है, हम बिल्कुल वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। दो रीज़न है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नेचुरल सिस्टम में ड्यूरेशन में ये मूवमेंट डेवलप होता है। दूसरा, अगर इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल का कंटेंट बढ़ जाता है, उसका बल्क बढ़ जाता है, तो ये मूवमेंट डेवलप होता है। तो और ये मूवमेंट डेवलप होगा तभी वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सपेल होगा, रिमूव होगा, वरना ये मूवमेंट डेवलप नहीं होगा तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव नहीं होगा। और दूसरी केस ये है कि ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया और इंटेस्टाइन एकदम लूज़ हो गई, उसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं बचा, और इंटेस्टाइन जो एक्सपांड हो गई, तो फिर डायरिया हो गया, डिसेंट्री स्टार्ट हो गई, वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो ये दोनों कंडीशन प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। एक तो मूवमेंट डेवलप नहीं हो गया, डेवलप नहीं हो रहा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो धीरे धीरे हार्ड होते जा रहा है और इंटेस्टाइन से रिमूव नहीं हो रहा, यानी इंटेस्टाइन क्लीन नहीं हो रही, तो भी प्रॉब्लमेटिक है। इंटेस्टाइन लूज़ हो गई, उसके अंदर मूवमेंट ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से लैट्रिन और मोशन ज़्यादा शुरू हो गए, ये दोनों भी प्रॉब्लमेटिक हैं। तो इससे पहले हमने जो प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट पढ़ा था, तो उसका मेन फंक्शन यही था कि इन्फेक्शन को कम करके, और उसमें जो बैक्टीरियल और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अमेबिक इन्फेक्शन है, उसको कम करके मूवमेंट को मेंटेन करना। अब यहाँ दूसरा प्रॉब्लम है कि मूवमेंट तो है, इंटेस्टाइन में है ही नहीं, स्टूल के जो वाटर की क्वांटिटी है बिल्कुल कम हो गई, मैक्सिमम वाटर जो है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया, स्टूल जो है एकदम हार्ड हो गया, और हार्ड होने से जो इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लॉक हो गया, वो रिमूव नहीं हो रहा। तो ऐसी सारी कंडीशन में हम कैथार्टिक को यूज़ करते हैं। कैथार्टिक है, तो कैथार्टिक को सिंपल वे में इसके लिए एक्सप्लेन करना है तो बहुत सिंपल वे में कि कैथार्टिक वो ड्रग है जो फीकल मैटर को, यानी स्टूल को, यानी वेस्ट मटेरियल को इंटेस्टाइन से, बॉवेल से एक्सपेल करता है, इंटेस्टाइन से या बॉवेल से एक्सप्लेन करता है, वेस्ट मटेरियल को बॉवेल से एक्सप्लेन करता है। कैथार्टिक वो ड्रग है
जो वेस्ट मटेरियल को यानी स्टूल को यानी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सपेल करने में मदद करता है। एंड विच रिलीव कॉन्स्टिपेशन, ये लैट्रिन रुकता है उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए ये ड्रग को कैथार्टिक ड्रग को यूज़ करते हैं। तो कैथार्टिक आर द ड्रग, सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैथार्टिक आर द ड्रग विच प्रमोट्स द एक्सपल्शन ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम बॉवल। Cathartic are the drug which promote the expulsion of fecal matter from bowel and which relieve constipation, which relieve constipation। कि कैथार्टिक वो ड्रग है जो फीकल मैटर के एक्सपल्शन को प्रमोट करता है, विच प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ फीकल मैटर। एक्सपल्शन की जगह हम दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इवैक्यूएशन ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम बॉवल, एंड विच रिलीव कॉन्स्टिपेशन, और पेशेंट को कंस्टिपेशन से रिलीव देता है, आराम देता है। तो ये इस तरीके से हम कैथार्टिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैथार्टिक आर द ड्रग विच प्रमोट्स द एक्सपल्शन ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम बॉवल एंड विच रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ये सिंपल वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद दो टर्म और इससे रिलेटिव टर्म्स हैं। एक टर्म जो है वो लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव है, और एक टर्म है परगेटिव। इसके बीच का टर्म जो है वो कैथार्टिक है। ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, तीनों भी टर्म्स के मीनिंग सेम है। लैक्सेटिव के मीनिंग भी सेम है, कैथार्टिक की भी मीनिंग सेम है, परगेटिव की भी मीनिंग सेम है। सिर्फ डिफरेंस इनकी पोटेंसी के अंदर डिफरेंस है। This laxative, purgative, cathartic are relative words and only difference in potency, only difference is in potency। सिर्फ इनके potency के अंदर difference है। और अगर इसकी potency देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाई potency का ड्रग purgative है, उससे कम potency का ड्रग cathartic है, उससे कम potency का ड्रग, सबसे लाइट potency के ड्रग जो है वो cathartic है। तो हम इसको अगर पूछें व्हाट इज़ कैथार्टिक, तो सिंपल वे में बोल सकते हैं कि कैथार्टिक आर द ये स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव। या व्हाट इज़ लैक्सेटिव, तो लैक्सेटिव को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लैक्सेटिव आर माइल्ड कैथार्टिक, लैक्सेटिव्स आर माइल्ड कैथार्टिक एंड परगेटिव्स आर स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक, परगेटिव्स आर स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक। के लैक्सेटिव माइल्ड कैथार्टिक है और परगेटिव स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक है। यानी पोटेंसी के अंदर कैथार्टिक से माइल्ड लैक्सेटिव है और परगेटिव कैथार्टिक से स्ट्रॉन्ग पोटेंसी वाला ड्रग परगेटिव है। सबसे ज़्यादा पोटेंसी और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ड्रग और अपने एक्शन में फास्ट और ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ड्रग है वो परगेटिव है। तो हम बोल सकते हैं लैक्सेटिव इज़ माइल्ड कैथार्टिक एंड परगेटिव इज़ स्ट्रॉन्ग कैथार्टिक। ऑल दीज थ्री टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स। द डिफरेंस इज़ इन पोटेंसी ओनली, सिर्फ इनके पोटेंसी के अंदर इसका डिफरेंस होता है। और अगर क्लासिफिकेशन देखें कि इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर कैथार्टिक पूछा तो भी हम सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैथार्टिक आर द ड्रग विच promotes the evacuation of fecal matter from bowel, या purgatives are the drug which promotes the evacuation of fecal matter from bowel and which relieve constipation। तीनों के लिए सेम एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं कि सेम ड्रग है, सिर्फ इसकी पोटेंसी के अंदर डिफरेंस है। और अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैथार्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। According to the mechanism of action, cathartic can be classified into 4 group। कैथार्टिक को 4 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला कैथार्टिक जो है उसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कैथार्टिक को 4 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो स्टिमुलेंट्स है, सबसे पहला स्टिमुलेंट्स है जिसको इरिटेंट भी बोलते हैं, जिसको इरिटेंट भी बोलते हैं। स्टिमुलेंट्स और इरिटेंट्स, स्टिमुलेंट्स और इरिटेंट। सेकेंड इसके अंदर
बल्क फॉर्मिंग, बल्क फॉर्मिंग, बल्क फॉर्मिंग। थर्ड हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि इमोलियन और लुब्रिकेंट, इमोलियंट्स और लुब्रिकेंट्स। और फोर्थ हम क्लासिफिकेशन में लिख सकते हैं, फर्स्ट हमने स्टिमुलेंट्स और इरिटेंट लिखा, सेकंड बल्क फॉर्मिंग लिखा, थर्ड जो है इमोलियंट और लुब्रिकेंट लिखा, और फोर्थ सलाइन कैथार्टिक, सलाइन कैथार्टिक्स। तो ये चार क्लासिफिकेशन में हम चार ग्रुप में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैथार्टिक कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप। फर्स्ट इज स्टिमुलेंट्स और इरिटेंट, सेकंड बल्क फॉर्मिंग, थर्ड इमोलियंट और लुब्रिकेंट, एंड फोर्थ इज सलाइन कैथार्टिक। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें स्टिमुलेंट में, इसका सेना जो लीफ आती है वो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। एक रुबार्ब है, उसको हम लिख सकते हैं। बल्क फॉर्मिंग के अंदर हम इसबगोल आता है, इसबगोला हस्क, उसकी भूसी, इसबगोल की भूसी जिसको हस्क बोलते हैं। इमोलियंट और लुब्रिकेंट के अंदर कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। और सलाइन के था, इसमें स्टिमुलेंट्स के अंदर चिन्ना और रुबाब है, और बल्क फॉर्मिंग के अंदर जो है इसबगोला हस्क है, इमोलियंट के अंदर में कैस्टर ऑयल है, और लिक्विड पैराफिन भी हम इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, लिक्विड पैराफिन। एग्जाम्पल में लिक्विड पैराफिन भी लिख सकते हैं। और सलाइन कैथार्टिक में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एक तो मैग्नीशियम सल्फेट लिख सकते हैं, और सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, सोडियम पोटाशियम, पोटाशियम टार्टरेट। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैथार्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप। फर्स्ट इज स्टिमुलेंट और इरिटेंट, एग्जाम्पल सिन्ना एंड रुबाब। सेकेंड वन इज बल्क फॉर्मिंग, इसबगोला हस्क। थर्ड इमोलियंट और लुब्रिकेंट, इज एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल और लिक्विड पैराफिन। एंड सलाइन कैथार्टिक, एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। तो इस तरीके से ये चार ग्रुप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कैथार्टिक को। अब इसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगर हम इसके देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसको देख सकते हैं कि व्हाट आर स्टिमुलेंट और इरिटेंट, कि स्टिमुलेंट्स और इरिटेंट क्या है, हाउ दे विल एक्ट, वो कैसे अपनी एक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मैंने कहा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज़ करना। हमारे माइंड में सबसे पहला ये आना चाहिए इसके मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैथार्टिक अपनी एक्शन को कैसे प्रोड्यूस करता है। तो वो जो प्रोड्यूस करेगा, जितने भी कैथार्टिक यूज़ हुए हैं, चारों टाइप के कैथार्टिक है, उसका मेन एम टू इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन एंड ऑन द बॉवल, के सबसे चारों भी टाइप के कैथार्टिक का मेन एम ये है कि इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज़ करना। जैसे मैंने बताया मूवमेंट कैसा होता है, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ होगा तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सपेल होगा, रिमूव होगा। तो मेन एम क्या है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज़ करना, पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज़ करना। तो सबसे पहला जो है स्टिमुलेंट और इरिटेंट। तो स्टिमुलेंट और इरिटेंट में एक्ट by local irritation of the gastrointestinal tract. They act by local irritation on the gastrointestinal tract and increase the peristalsis. And short, बिल्कुल short के अंदर, they act by local irritation of the gastrointestinal tract.
दे एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दे एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को लोकली इरिटेट करता है। अब इरिटेट के क्या मीनिंग है, कैसे इरिटेशन होता है, इरिटेशन से क्या होता है, मूवमेंट कैसे डेवलप होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके कि अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ामिनेशन का टाइम है, किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ामिनेशन का टाइम है, वो स्टडी करते बैठा हुआ है, बहुत कंसंट्रेशन उसका स्टडी के अंदर लग रहा है और वो अपने कंसंट्रेशन को स्टडी में लगाना चाह रहा है। कोई अगर फ्रेंड्स आता है या कोई बच्चा आकर उसको कोई क्वेश्चन करता है, कोई क्वेश्चन उसको करता है कि भाई है, बहन है, कोई है, बच्चा आकर उसको क्वेश्चन कर रहा है, भाई इसका आंसर क्या है। तो अब कल एग्ज़ाम का टाइम है और ये आकर भाई, हमारा छोटा भाई आकर या बहन आकर क्वेश्चन कर रही है कि भाई इसका आंसर क्या है। तो एक बार मैंने बता दिया कि आंसर बेटा ये है, फिर दूसरी मर्तबा भाई इसका आंसर क्या है, तो दूसरी मर्तबा बता दिया, तीसरी मर्तबा फिर आएगी भाई इसका आंसर क्या है। तो जब 3-4 मर्तबा वो आकर आंसर पूछती है तो आदमी क्या करता है, एकदम इरिटेट होता है कि मैंने अभी आंसर बताया था और 4 मर्तबा मैंने आंसर बताया, और वो इरिटेट होकर कुछ ना कुछ एक्शन उसके ऊपर लेता है कि अब आएगा तो मारेंगे या जो भी होगा। तो ये क्या है, इरिटेशन है। तो ये जो एजेंट है ये इंटेस्टाइन को जाकर डिस्टर्ब करते हैं, इंटेस्टाइन को जाकर डिस्टर्ब करते हैं। जब इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होते हैं यानी स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन वहाँ डेवलप होती है। तो जैसे ही इसने जाकर इरिटेट किया, जो एजेंट है, सिन्ना है, रुबाब है, उसने इंटेस्टाइन को जाकर इरिटेट किया। जब इरिटेट किया तो इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होगा। तो सिंपल वे में बोल सकते हैं कि स्टिमुलेंट और इरिटेंट में एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देयर बाय इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस। इस तरीके से पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को वो इंक्रीज करता है। सेकेंड, अगर हम देखेंगे बल्क फॉर्मिंग, ये वर्ड ही बल्क, क्वांटिटी फॉर्म करने वाला एजेंट। इसबगोल के अंदर देखा है, इसबगोल की भूसी, हस्क जिसको बोलते हैं, उसकी भूसी को बोलते हैं हम लोग, उसके सीड्स होते हैं, इसबगोल के सीड्स होते हैं। तो जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो ये जैसे मिथाइल सेलुलोज है, ये पानी को एब्जॉर्ब करके, हमने जेलेटिन को देखा होगा, जेलेटिन के आजकल डिफरेंट शेप के मार्केट के अंदर बच्चों के खेलने के लिए वो मिलते हैं, टॉयज़ मिलते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं तो वो फूल के बड़े बड़े बन जाते हैं। तो ये ऐसा मटेरियल होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करके एक बल्क फॉर्म कर देता है, क्वांटिटी फॉर्म कर लेता है। क्वांटिटी जब फॉर्म होगी तो खुद ब खुद पेरिस्टाल्टिक नेचुरल सिस्टम डेवलप होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, जिसमें वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होगा। तो बल्क फॉर्मिंग के अंदर के बल्क फॉर्मिंग आर द सेलुलोज, और क्या बल्क फॉर्मिंग कैथार्टिक आर द सेलुलोज और नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड। क्या है ये, सेलुलोज है या नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड्स है। दे गेट स्वेल विथ वाटर एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट। They get swell and increase the bulk of the intestinal content, thereby stimulating peristalsis। इस तरीके से पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करती है। तो बल्क फॉर्मिंग में हम कह सकते हैं बल्क फॉर्मिंग आर द कैथार्टिक। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज और नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड, जो डाइजेस्टेबल नहीं है, नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड, दे गेट स्वेल विथ वाटर एंड increase the bulk of the intestinal content, thereby stimulate the peristalsis। और इस तरीके से पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करते हैं। एग्जाम्पल में मिथाइल सेलुलोज बोल सकते हैं, इसबगोलाहस है, एसिसाइलियम सीड्स हैं, तो ये जो है उसके अंदर यूज़ होता है। और इमोलिएंट और लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट वर्ड ये है कि मशीन में जो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, जैसे हम इंजन में इंजन ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल डालने का पर्पस क्या रहता है, जो पार्ट्स हो रहे हैं, दो पार्ट्स के बीच में अगर पार्ट्स रोटेट हो रहे हैं
तो ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, किसी भी बाइक में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ में हम ऑयल यूज़ करते हैं, तो दो पार्ट के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या है? दे एक्ट एज ए लुब्रिकेंट और स्टूल सॉफ्टनर। ये एज ए लुब्रिकेंट काम करता है या स्टूल को, यानी जो वेस्ट मटेरियल को उसको सॉफ्ट करता है, एंड दस कॉजेज द क्लियरेंस ऑफ द फीकल मैटर और द स्टूल, दस कॉजेज द क्लियरेंस ऑफ द फीकल मैटर। इसमें एग्जाम्पल लिक्विड पैराफिन है, कैस्टर ऑयल है, लिक्विड पैराफिन एंड कैस्टर ऑयल है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इसको अलग से भी पूछा है, व्हाट आर सलाइन कैथार्टिक, व्हाट आर सलाइन कैथार्टिक। अब इसको समझने के लिए हम बहुत इजीली हमको ये चीज़ मालूम है कि सलाइन वर्ड जो यूज़ होता है, सलाइन, तो हम बोल सकते हैं सलाइन जो वर्ड होता है, ये वर्ड है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। सलाइन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। सलाइन वर्ड जब भी आया माइंड में और किसी ने सलाइन वर्ड बोला, तो हमारे माइंड में ये हो जाना चाहिए कि ये सलाइन जो है सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है। सलाइन जो है सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है, सलाइन जो है वो सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है। अब इसमें देखें, अक्सर हम उसमें जो किसी को डायरिया, डिसेंट्री होती है, किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, तो उस पर लिखा हुआ रहता है NS, सलाइन लगा दिया, सलाइन की बोतल पे लिखा है NS, किसी बोतल पे लिखा रहता है DNS, किसी बोतल पे, सलाइन की बोतल पे लिखा रहता है NS और किसी सलाइन की बोतल पे लिखा रहता है DNS। तो हमने इसको ऑब्जर्व किया होगा कि NS लिखा है और DNS लिखा हुआ है। NS नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, NS नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। इसके मीनिंग है दिस सॉल्यूशन कंटेन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन मीन्स सलाइन सॉल्यूशन ऑफ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। के नॉर्मल सलाइन के मीनिंग क्या है कि दिस सॉल्यूशन कंटेन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, के 0.9% सोडियम क्लोराइड है नॉर्मल सलाइन। DNS है नॉर्मल सलाइन विद डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन विद डेक्सट्रोज, DNS। ये तो सलाइन के मीनिंग हो गया कि सलाइन के मीनिंग है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट का अगर NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये सलाइन हो गया। और कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये वर्ड हमने इसमें पढ़ा भी होगा, यूज़ भी अक्सर करते रहते हैं। तो ये सलाइन सॉल्यूशन है। लेकिन सलाइन कैथार्टिक ये ऐसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते, अगर एब्जॉर्ब हुए तो पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते पूरी तरीके से। ये ऐसे सॉल्यूशन का सॉल्ट है, ख़ास तौर से अनायंस जैसे फॉस्फेट है, सल्फेट है, टार्टरेट है, जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर भी है कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था 11th क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास के अंदर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा कि अगर हम दो कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हम अगर यहाँ बना रहे हैं 5% सॉल्यूशन बना रहे हैं NaCl का 5% सॉल्यूशन बना रहे हैं, और यहाँ और एक सॉल्यूशन हम 3% NaCl का बना रहे हैं। एक बीकर में हमने 5% NaCl सॉल्यूशन बनाया, दूसरे बीकर में 3% NaCl सॉल्यूशन बनाया। एक बीकर में हमने 5% NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया, एक बीकर में 3% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया, और उसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके एक तरफ हमने 3% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया,
दूसरे तरफ या जैसे बीकर है या कोई भी पॉट है, ये पॉट है, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने वो एडजस्ट किया। एक तरफ हमने 5% NaCl सोल्यूशन यूज़ किया, दूसरे तरफ 3% NaCl सोल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के उससे फिल किया। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 4% हो जाएगा। या तो लिक्विड इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर डिफ्यूज़ होगा, यहाँ का जो एक्सेस क्वांटिटी में लिक्विड है ये डिफ्यूज़ इधर होगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 5% का है, 4% हो जाएगा। या यहाँ के जो सॉल्यूट्स हैं NaCl है वो यहाँ पर डिफ्यूज़ होंगे इस तरीके पे कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन NaCl का सेम हो जाएगा। तो जब ये सॉल्यूशन या सॉल्यूट डिफ्यूज़ होते हैं तो मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर आता है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, तो ये एक नेचुरल सिस्टम है। जो नेचुरल सिस्टम है कि जिधर सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो सॉल्ट्स हमेशा एक दूसरे की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं, यहाँ तक कि दोनों तरफ मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है वो सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है। जैसे उसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो जो कंस्ट्रक्शन करने के टाइम में वॉल्स का और पिलर्स का जो लेवल चेक करते हैं उसमें एक पाइप यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट पाइप यूज़ करते हैं। वो पाइप से दोनों, और पाइप में पानी यूज़ करते हैं, और पाइप से जो है दोनों वॉल्स का लेवल कि इधर साइड में जो राइट हैंड पे जो वॉल्स हैं और लेफ़्ट हैंड पे जो वॉल है वो दोनों के ब्रिक वर्क का लेवल जो है वो बराबर है कि नहीं, वो वाटर से, पाइप के वाटर के लेवल से उसको चेक करता है कि दोनों, अगर हमने किसी एक साइड में वाटर ऐड किया तो दूसरे साइड में वो इंक्रीज़ होता है, लेवल इंक्रीज़ होता है। तो वैसे ही ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को अगर सेपरेट किया तो ये दूसरों में एक दूसरे से मिक्स होकर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं। ये नेचुरल सिस्टम है। तो यहाँ पर अब इसको देखने के लिए कि सलाइन कैथार्टिक कैसे वर्क करता है, सलाइन कैथार्टिक कैसे वर्क करता है, तो हमने इसके अंदर देखा कि सलाइन कैथार्टिक ऐसे सॉल्यूशन का सॉल्ट है, ऐसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है, ऐसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे फॉस्फेट है, सल्फेट है, टार्टरेट है, यहाँ पर वर्ड है, ऐसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। अगर हमने सलाइन कैथार्टिक लिया तो इंटेस्टाइन में सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब जब सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ये सॉल्ट्स बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो ये सॉल्ट्स क्या करेंगे, बॉडी का जो वाटर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब बॉडी का वाटर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा तो इंटेस्टाइन में वाटर लेवल इंक्रीज होगा, यानी बल्क इंटेस्टाइन का बल्क इंक्रीज होगा। इंटेस्टाइन का बल्क इंक्रीज होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डेवलप होगा, जिसकी वजह से फीकल मैटर, वेस्ट मटेरियल स्टूल इंटेस्टाइन से रिमूव होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ये जो सलाइन कैथार्टिक ऐसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है, सलाइन कैथार्टिक ऐसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है जो इंटेस्टाइन से बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होते हैं, यानी निग्लिजिबल क्वांटिटी में बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये सॉल्ट्स बॉडी से वाटर को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में, हम इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं, तो वाटर का लेवल, ऑस्मोटिक लेवल, वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, यानी इंटेस्टाइन का बल्क इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डेवलप होता है और फीकल मैटर बॉडी से रिमूव होता है। तो सलाइन कैथार्टिक को अगर एक्सप्लेन करना है, व्हाट आर सलाइन कैथार्टिक, तो सलाइन कैथार्टिक आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ पुअरली एब्जॉर्बेबल एनाइंस।
ये फॉस्फेट है, सल्फेट है, टार्ट्रेट है, ये सब अनायंस हैं। नेगेटिवली नेगेटिव जो है साइन इसके ऊपर होता है, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये saline cathartic are the salts of poorly absorbable anions such as phosphate, sulfate, tartrate, etc. And they act by increasing the water level of the intestine या osmotic load on the intestine by absorbing the large quantity of water from the body. By absorbing large quantity of water from the body and thereby stimulating peristalsis, thereby increasing peristalsis और stimulating peristalsis. फिर से इसको एक्सप्लेन करें। saline cathartic are the solution of salt of poorly absorbable ion. Saline cathartic are the solution of salt of poorly absorbable anions such as phosphate, sulfate, tartrate, etc. They act by increasing the osmotic load of intestinal tract by absorbing large quantity of water, thus stimulating peristalsis. एग्जाम्पल जैसे हमने देखा है, इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है, इसके अंदर टार्ट्रेट साल्ट है, आयन है और सल्फेट आयन है जो इंटेस्टाइन से पुअरली एब्जॉर्ब होता है। तो इस तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, उसका मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग, उसके एग्जाम्पल्स के साथ उसका क्लासिफिकेशन हम इसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें दो कंपाउंड्स हैं, एक मैग्नीशियम सल्फेट है और एक सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है। मैग्नीशियम सल्फेट है और सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है। अगर हम इसको देखेंगे तो उसका जो यहाँ पे अब इसको कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको सिनोनिम अगर देखें तो इसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट है। और इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे MgSO4 7H2O, MgSO4 और उसके साथ साथ 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। अगर इसका स्टैंडर्ड देखेंगे, इट कंटेन्स नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ MgSO4 calculated with reference to the dried substances. तो it contains not less than 99% and not more than 100.5% of MgSO4 calculated with reference to the dried substances. और अगर इसकी physical properties अगर देखेंगे तो it is a colorless crystals, it is a colorless crystals और white crystalline powder, odorless, यानी इसमें स्मेल नहीं होती, odor नहीं होता। It is a colorless crystals और white crystalline powder, odorless, very soluble in boiling water, very soluble in boiling water and freely soluble in water, practically insoluble in ethanol। के वाटर में जो है वो freely soluble है और practically insoluble in ethanol, ethanol के अंदर practically insoluble है। और ये जो है अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर होता है कि अगर इसको 200 डिग्री सेल्सियस तक के हीट किया, 200 डिग्री सेल्सियस तक के हीट किया तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए जो वाटर होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है और अनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होता है, अनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होता है। और अनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट जो उसको और ज़्यादा हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस वो रिलीज़ होती है। और इसके बाद अगर इसका यूजेस देखेंगे तो यूजेस में हम जैसे हम पढ़ रहे हैं सलाइन कैथार्टिक, जिसको ऑस्मोटिक लैक्सेटिव भी बोलते हैं, इट इज़ यूज एज ए सलाइन कैथार्टिक या इट इज़ ऑल्सो यूज, या फिर इसको बोल सकते हैं इट इज़ यूज एज ए ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। सलाइन कैथार्टिक के लिए हम ऑस्मोटिक लैक्सेटिव वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज एज ए सलाइन कैथार्टिक। इट इज़ ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी अगर हो जाती है उसके अंदर में भी यूज़ करते हैं। पेरेंट्रली इट इज़ यूज एज एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट वो ड्रग को बोलते हैं जो फिट के यानी सीजर्स के, एपिलेप्टिक सीजर्स के ट्रीटमेंट में जिसको यूज़ करते हैं। झटके आते हैं, फिट आते हैं, मिर्गी आती है, पेरेंट्रली उसको उसमें भी यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए एंटीडोट फॉर मेटल पॉइजनिंग,
मेटल पॉइजनिंग के अंदर में भी मेटल के पॉइजनिंग इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं उसको एंटीडोट बोलते हैं। किसी भी पॉइजन के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसको एंटीडोट बोलते हैं। तो इट इज़ यूज एज ए एंटीडोट फॉर मेटल पॉइजनिंग एंड इट इज़ ए कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ एनीमा। एनीमा वो लिक्विड सोल्यूशन है जो इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्लीन करने के लिए उसको एनीमा बोलते हैं। तो ये कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ एनीमा। अब इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो एक दूसरा कंपाउंड है ये सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। तो सोडियम पोटाशियम टार्टरेट में इसका अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर इट इज़ ए कलरलेस और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ओडरलेस। इट इज़ ए कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ओडरलेस विथ कूलिंग एंड सलाइन टेस्ट। अगर उसको टेस्ट करेंगे, चखेंगे ज़बान पे, तो एक कूलिंग टेस्ट आता है और नमक सॉल्टी टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, सॉल्टी टेस्ट डेवलप होता है। और अगर इसका केमिकल फार्मूला देखेंगे तो केमिकल फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं CH COO और OH। ये सोडियम, ये टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड का सोडियम पोटाशियम सॉल्ट, तो सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। तो ये इसका केमिकल फार्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में इट इज़ ए कलरलेस और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर ओडरलेस विद कूलिंग एंड सलाइन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन इथेनॉल। जो वाटर में सोल्यूबल है और इथेनॉल में स्लाइटली सोल्यूबल है। और अगर हम इसको व्हेन सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट इसके ज़रिए से जब इसको हीट करते हैं 75 डिग्री सेल्सियस तक के इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन दिस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इज हीटेड एट 75 डिग्री सेल्सियस। क्या 75 डिग्री सेल्सियस तक के अगर इसे हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। और इसके साथ इसका यूजेस देखेंगे तो इट इज़ यूज एज ए ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, दैट मीन्स सलाइन कैथार्टिक। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डायोरेटिक। डायोरेटिक बोलते हैं वो ड्रग जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन और यूरिन का एस्क्रीशन बढ़ जाता है, यानी बार बार यूरिन आना शुरू हो जाता है। वो उस बहुत सारे चीज़ों में, जैसे ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में वो बॉडी से वाटर लेवल कम करने के लिए डायोरेटिक यूज़ करते हैं। तो इट इज़ आल्सो यूज एज ए डायोरेटिक एंड इट इज़ आल्सो यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ यूरिन। यूरिन की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज एज ए स्टेबलाइज़र इन फूड इंडस्ट्री इन चीज़ एंड मीट प्रोडक्ट। इट इज़ आल्सो यूज एज ए स्टेबलाइज़र इन फूड इंडस्ट्री इन चीज़ एंड मीट प्रोडक्ट। जो चीज़ के और मीट के प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो फूड इंडस्ट्री होती है जिसमें ख़ास तौर से चीज़ के प्रोडक्ट होते हैं, मीट के प्रोडक्ट होते हैं, उसको स्टेबलाइज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो यूजेज में इट इज़ यूज एज ए ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए diuretic, it is also used to reduce the acidity of the urine and it is also used as a stabilizer in food industry in cheese and meat product. और अगर स्टोरेज देखेंगे तो स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। इस तरीके से यहाँ जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो डिफाइन एंड क्लासीफाई कैथार्टिक विथ एग्जाम्पल। डिफाइन एंड क्लासीफाई कैथार्टिक विथ एग्जाम्पल। जैसे मैंने बताया, चाहे लैक्सेटिव पूछे या कैथार्टिक पूछे या परगेटिव पूछा, सेम एक्सप्लेनेशन हमको देना है। द ड्रग विच आर यूज टू प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम बाउल एंड विच रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ये तीनों के लिए सेम डेफिनेशन हम उसके अंदर लिख सकते हैं। और इसके बाद उसका क्लासिफिकेशन है और दो कंपाउंड्स हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। ये इसके बारे में इसका सिनोनिम है, उसका केमिकल फार्मूला है, उसके यूजेस हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है।